हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश अप। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। बहुत सारे क्वेश्चंस लॉज ऑफ मोशन से हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। हम स्टार्ट करेंगे फोर्स होता क्या है, इम्पल्स क्या होती है, एवरेज फोर्स की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे एक्चुअली फोर्स क्या होता है, रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है, किस तरीके से कन्वेयर बेल्ट पे हम चीज़ें देखते हैं। और फिर हमें पुली समझना है, वेज पे किस तरीके से मोशन होता है वो देखने वाले हैं, और कंस्ट्रेंट मोशन के भी बेसिक्स को देख लेंगे। फ्रिक्शन को हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। आज हम बहुत सारे PYQs लेकर के आए हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद ना ही कॉन्सेप्ट्स के लिए ना ही प्रैक्टिस के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोर्स होता क्या है, या तो हम किसी चीज़ को दबाएं या फिर किसी चीज़ को इस तरीके से खींच लें तो वही फोर्स होता है। तो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी अ पुश और अ पुल। लेकिन इससे काम नहीं चलता, हमें चीज़ों को नापना पड़ेगा, तभी हम कुछ चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे, कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से वेलोसिटीज़ हैं। 10 मीटर पर सेकंड से कोई चीज़ इधर आ रही है, एक 1 मीटर पर सेकंड से इस तरफ आ रही है। क्या आप मुझे देख के बता सकते हो उनमें से किसको रोकना ज़्यादा आसान है? तो देख के लग रहा है यार ये वाली स्पीड कम है, शायद इसको रोकना आसान होगा। तो स्पीड डेफिनेटली एक पैरामीटर होता है, लेकिन स्पीड से सब कुछ हमें पता नहीं चलता है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर रिवील कर दूँ कि ये तो थी हमारे पास बस जो 1 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, और ये थी हमारी एक मक्खी जो इस तरफ थोड़ा तेज़ी से उड़ रही थी। अब मैं आपसे पूछूँ इनमें से किसको रोकना आसान है, तो अब आप बोलोगे भाई इसको रोकना ज़्यादा आसान है, बस तो बहुत भारी होती है, इसको हम कैसे रोक लेंगे, भले ही बस हमारी धीरे चल रही है। तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी और दो जो हमारा मास होता है, दोनों का असर पड़ता है कि उसको रोकने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ जाएगा। और यहीं से हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। इसको लिखा जाता है P से, और P इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमारे पास मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। वेक्टर की यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, मास होता है किलोग्राम, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे पास जो भी मोशन है, जैसे इसका मोशन हुआ या इसका मोशन हुआ, तो आप यूजुअली बोल सकते हो मास टाइम वेलोसिटी, ये है वही उसका मोशन है। सा इसका कहीं टेक्निकली आपको यूज़ नहीं पड़ेगा, पर इसको समझ सकते हो। अब अगर मैं किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाता हूँ तो उससे उसका मोशन बदलता है ना। तो जैसे अगर मुझे इनको रोकना है तो मुझे इनका मोशन बदलना है। तो बेसिकली इसके रोकने के लिए, इसका मोशन बदलने के लिए, इसको रेस्ट पे लाने के लिए मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भले ही कम है, इसका मास बहुत ज़्यादा होगा मक्खी के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आप थोड़ा चीज़ों को फील कर सकते हो। तो अब जब भी हम फोर्स को डिफाइन करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस टर्म का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, जो है हमारा लीनियर मोमेंटम। न्यूटन ने हमें 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया। तो पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ इज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या हो गया? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, और इफ इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड ऑन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेफिनेशन पे भी कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो कोई चीज़ रेस्ट पे है वो रुकी ही रहेगी, वो नहीं चलेगी। अगर उसे चलाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा, अलग से फोर्स लगाऊंगा तभी वो चलेगी। अगर कोई चीज़ चल रही है इस तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती जाएगी। जब वेलोसिटी का मतलब बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। अगर इसे मुझे रोकना है तो मुझे कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगा करके रोकना पड़ेगा। या फिर मान लो ये इस तरफ जा रहा था वेलोसिटी v से, और फिर मैं चाहता हूँ कि इसका डायरेक्शन बदल जाए, स्पीड अभी भी v के बराबर ही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई हमारे पास स्पीड तो सेम है, दोनों 10 मीटर पर सेकंड से मान लो इधर जा रहा था, अभी इधर जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदल चुका है। पहले ये इस दिशा में था, अभी नीचे की तरफ है। तो कह सकते हैं हम वेलोसिटी बदल गई है, और अगर वेलोसिटी बदल गई है इसका मतलब फोर्स लगा होगा। और ये ऑब्वियस सी बात भी है भाई, सीधा जा रहा था सीधा चलता जाएगा, अपने आप क्यों मुड़ जाएगा? इसको मोड़ना है तो हमें कुछ ऐसे में फोर्सेस लगाने पड़ेंगे कि भाई तुम इधर मत जाओ, तो वो इस तरफ मुड़ जाएगा। तो यही होता है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में एज सच कुछ कैलकुलेशन करने के लिए चीज़ नहीं होती है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है हमारा सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ क्या बोलता है?
भाई फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। पी क्या चीज़ है? पी होता है हमारा मोमेंटम। तो देखो फोर्स को हम मोमेंटम की चेंज होने की जो रेट है उससे मेजर करते हैं। अच्छा, अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इसको एवरेज करके लिख देता हूँ, है ना। डी पी को आप डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो, अगर फोर्स की वैल्यू पूरे ड्यूरेशन इस डेल्टा टी ड्यूरेशन के दौरान सेम रहती है तो। ओके, अच्छा हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो अगर मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है एम को, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू डी ऑफ एम वी अपॉन डी टी। करेक्ट। इसी को आप लिख सकते हो, एक बार मास बाहर आ जाएगा तो बचेगा डी वी अपॉन डी टी, फिर दूसरी तरफ बचेगा हमारे पास वेलोसिटी बाहर आ जाएगी, बचेगा डी एम अपॉन डी टी। अब इस चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं। पहला केस वो लेंगे जब हमारे पास मास की वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे अगर मैं इस पेन ड्राइव के ऊपर कुछ फोर्स लगाता हूँ तो इसका मोशन चेंज होता है, इसकी वेलोसिटी वगैरह चेंज होती है, इसका मास थोड़ी बदल जाता है। तो इफ मास m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, मास कांस्टेंट है यानी कि dm बाई डी टी, बेसिकली मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मास में चेंज ही नहीं होगा तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू बचती है सिर्फ m डी वी बाई डी टी। फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू m डी वी अपॉन डी टी, विच इज ऑल्सो नोन एज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पर फोर्स वेक्टर था, एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, फोर्स यहाँ पे जो बात हो रही है ये किस चीज़ की बात होती है? ये हम बात करते हैं कि भाई नेट फोर्सेस एक्सटर्नल कितने लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, उसके ऊपर मैं अलग अलग फोर्सेस लगा सकता हूँ। एक फोर्स मैंने इस तरफ लगा दिया F1, एक फोर्स इस तरफ लगा दिया मैंने F2, तो हमारे पास एक दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आएगा। यहाँ पर मैं किस तरीके से ऐसे देख सकता हूँ, ये आ जाता है मेरे पास F नेट। नेट का मतलब टोटल फोर्स कितना हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोलते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन होती है हम लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। बहुत ही काम की ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये तो तब हो गया जब हमारे पास मास की वैल्यू कांस्टेंट थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जिनको हम डिटेल में भी देखने वाले हैं, जहाँ पर हमारे पास मास चेंज होता रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो देखो उसमें क्या होता है, इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऐसे केस में हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। इसमें देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ऐसे केस में हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आ जाती है, फोर्स विल बी इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी। ये वाला केस का हमें इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना पड़ता है, जब हमारे पास कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो और उसके ऊपर मैं मान लो यहाँ पर ऊपर से रेट डालते जाऊँ। मान लो एक कन्वेयर बेल्ट है ना, कन्वेयर बेल्ट इस तरीके से आगे जा रही थी, उसके ऊपर से मैंने मास डालना शुरू कर दिया। अब उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि वजन बढ़ता जा रहा है। अगर उसे चलाते रहना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मुझे कुछ पीछे से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा कि भाई तुम चलते रहो, तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा वजन गिर रहा है, हम समझ रहे हैं तुम दुखी हो, लेकिन तुम धीरे मत होना, तुम चलते रहना, हम फोर्स लगाते रहेंगे। फोर्स कितना लगाओगे, वेलोसिटी इंटू डी एम अपॉन डी टी, जिस रेट से मास ऐड हो रहा है। तो इस तरीके के भी बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं, इसको देख के घबराओ मत। अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमें इस वाली इक्वेशन का करना होता है, इस पर बेस्ड बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे और सारे के सारे बहुत आसान है। तो देखो बहुत सारे PYQ सॉल्व कर लेते हैं। A body under the action of a force F is equal to 6 psi cap minus 8 j cap plus 10 k cap acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास एक फोर्स की वैल्यू दे दी। अब फोर्स हमारे पास इस तरीके से कुछ वेक्टर दिया है जिसमें आई कैप जे कैप के कैप कुछ तो आ रहा है, और हमें एक्सेलरेशन भी बता दिया। और एक्सेलरेशन देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया, एक्सेलरेशन का हमें डायरेक्शन नहीं बताया। तो फोर्स तो इन्होंने बता दिया कि हमारे पास कुछ वेक्टर है, उसके कारण हम जानते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन सेम दिशा में हुआ होगा। एक्सेलरेशन मेरे पास सेम दिशा में ही होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, हमसे मास की वैल्यू पूछिए, मास की जो वैल्यू जाती है वो जाती है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। यहाँ पे दोनों वेक्टर नहीं लेते हैं, हम उसका मैग्नीट्यूड खाली लेते हैं। एक्सेलरेशन का तो सीधे मैग्नीट्यूड ही दे दिया है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया है। फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ से आपको निकालना होगा, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर है सी, सॉल्व करते हैं। तो देखो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाता है वो होता है अंडर रूट ऑफ उसके जो एक्स वाई एंड जेड कॉम्पोनेंट्स है। इसका एक्स कॉम्पोनेंट है 6, उसका स्क्वायर करो, प्लस वाई कॉम्पोनेंट है -8, उसका स्क्वायर करो, प्लस जेड कॉम्पोनेंट है 10, उसका स्क्वायर करो, इस तरीके से। तो ये जो वैल्यू हो जाती है 36 प्लस 64 प्लस 100, और ये मुझे दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 200 विच इज़ नथिंग बट 10√2। जैसे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया 10√2, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा नहीं, फोर्स का मैग्नीट्यूड था 10√2, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1, तो मास की वैल्यू भी आ जाती है 10√2। क्या यूनिट आएगी? किलोग्राम, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा था। एंड सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कई बार तो हम फोर्स लगाते हैं, जैसे मैं अपना सर दबा रहा हूँ, सिर दिख रहा है तो ऐसे दबाऊंगा थोड़ी देर तक, 2-4 सेकंड तक दबाता हूँ, फिर 2-4 सेकंड तक दबाता हूँ, थोड़े लंबे टाइम इंटरवल के लिए मैं फोर्स लगा रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन कई बार हम बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए टाइम लगाते हैं। मान लो मुझे कील ठोकनी है तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ ठक, तो वो जो फोर्स उस पर लगा है ना, बस हट के तुरंत हमारा हथौड़ा फोर्स लगा के हट जाता है कील पे से। बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए फोर्स लगता है, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ पर डाल दोगे तो वो चीज़ टूट भी जाती है। इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वहाँ पर होता है। तो उसको स्टडी करने के लिए हम इम्पल्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अब इम्पल्स है क्या? कुछ भी नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होगा। मान लो हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स को हम किस तरीके से लिखते थे, वो होता था हमारे पास dp/dt। ये dp क्या चीज़ होती है? ये होता था हमारा मोमेंटम। p इज व्हाट? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? mv, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ f.dt इज इक्वल टू dp, इस तरीके से। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, घबराना मत इंटीग्रेशन का नाम सुन के, तो मुझे मिलता है यहाँ पर f.dt, और ये dp है ना। यहाँ पे पहली बात लिमिट क्या लगेगी? टाइम की वैल्यू जाएगी t1 से लेकर के t2 तक, मोमेंटम में चेंज होएगा p1 से लेकर के p2 तक। ये बन जाता है मेरे पास p2 माइनस p1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा p। मैं बोल सकता हूँ p फाइनल माइनस p इनिशियल। अच्छा लेफ्ट हैंड वाली चीज़ क्या है? तो लेफ्ट हैंड वाली चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। f.dt, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, भाई हमारे पास फोर्स है, इधर टाइम है, तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मेरे पास कील है इस तरीके से, और इस पर मैं ऐसे हथौड़ा ठक से मारूंगा। जब तक मैंने हथौड़ा नहीं मारा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है हथौड़े की तरफ से, है ना। और जैसे ही मारता हूँ तो एक बहुत ही छोटे से टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास फोर्स लगता है। तो अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो हमारे पास फोर्स का जो ग्राफ होगा वो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, 0 है, 0 0, अचानक से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर कुछ इस तरीके से वापस से कम हो जाएगी। इस तरीके से हमें एक पीक देखने को मिलती है ना, वो कुछ हमारे पास फोर्स लग गया। और f.dt हमें क्या चीज़ बताता है? वो बताता है भाई इसका एरिया, है ना। dt मतलब dt टाइम में आप आगे जाओगे, यहाँ से इस तरीके से बहुत सारी आपके पास बार्स खड़ी हो जाएंगी, इसका जो एरिया हो जाएगा, है ना, दिस इज f.dt इज नथिंग बट एरिया ऑफ ft ग्राफ। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ जाता है। एरिया ऑफ ft ग्राफ विल ऑलवेज बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके थोड़े थोड़े से हम मॉडिफिकेशन देख लेते हैं, किस किस तरीके से इस फॉर्मूले में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ ft ग्राफ को हम चेंज इन मोमेंटम के बराबर लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है उसी को मान लो मैंने लिख दिया, फोर्स को मैंने लिख दिया डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अब जब मैं ऐसा करता हूँ, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि इस डेल्टा t ड्यूरेशन में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स एवरेज, है ना। तो उसको हम सिर्फ f नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे f एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लो यहाँ से t1 था, यहाँ तक हमारे पास t2 था, ये हमारे पास डेल्टा t हो गया। हमें पता है इस डेल्टा t ड्यूरेशन के दौरान फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी। देखो यहाँ पे कम थी, यहाँ कम थी, फिर वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ तक बढ़ी, फिर वापस कम हो गई। इस तरीके से फोर्स वॉज नॉट कांस्टेंट। लेकिन मुझे बोल दिया कि यार एक काम करो, ये बड़ी दिक्कत कर रहा है, इसको एक काम करो, एक एवरेज फोर्स से रिप्लेस कर दो। एवरेज फोर्स इतना बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो इतना बड़ा हो जाएगा, तो एफ डेल्टा टी ये वाला एरिया हो जाएगा, तो गड़बड़ जाएगी। एवरेज फोर्स यहाँ कहीं पे हम मान लेते हैं
किस तरीके से माना जाएगा? देखो इस तरीके से माना जाएगा, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाऊं तो इसका कुछ एरिया आएगा और इसी को मैं बोल देता हूं एफ एवरेज। इस तरीके से बात आती है कि हमारे पास एफ एवरेज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी है ना, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू डेल्टा पी। अब डेल्टा पी पहले से ही एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ के बराबर था, है ना, तो ये वाला जो एरिया है जो इस एरिया का होता है और दूसरा ये वाला एरिया, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। लेकिन इससे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो हमारे पास दो वो इक्वेशन आ गई हैं जहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, पर इनमें से इम्पल्स किसे बोला जाएगा? एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ना, यही इम्पल्स होती है। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं। जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी डेल्टा पी के बराबर। डेल्टा पी भी एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे जितनी भी जगह डेल्टा पी आ रहा है ना, सब जगह आप इस तरीके से वेक्टर नोटेशन लगा सकते हो। 1, 2 एंड 3, ये 3 चीज़ों पे बहुत सारे सवाल बार बार पूछे जाते रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। एरिया की कैलकुलेशन आपसे ज़्यादा नहीं करवाई जाएगी, लेकिन उस पर बेस्ड भी सवाल एक हम देख लेंगे। The force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below। तो हमारे पास फोर्स और टाइम का ग्राफ दे दिया। वाह वाह वाह, मज़ेदार क्वेश्चन है। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड, 0 से 8 सेकेंड तक। तो हमें बताना है कि चेंज इन मोमेंटम कितना होने वाला है। देखो बहुत ही अच्छा आसान सा सवाल है। हमें पता है कि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास dp/dt। ठीक है, एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग फोर्स लग रहा होगा, है ना। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे नेगेटिव में कुछ है, फिर पॉजिटिव में कुछ वैल्यू है। फोर्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो ये डायरेक्टली इक्वेशन हमारे किसी काम की बनती नहीं है। लेकिन अभी हमने क्या देखा था, अगर मैं ऐसे लिख दूँ एफ डॉट डी टी विल बी इक्वल टू डी पी, और हमने फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया था। यहाँ से हमारे पास क्या आया था, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एरिया इज इक्वल टू डेल्टा पी के बराबर। पूछा क्या है, चेंज इन मोमेंटम। सीधे सीधे डेल्टा पी पूछ लिया। इतना आसान सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 एरिया है। दिस इज एरिया नंबर 1, दिस इज एरिया नंबर 2, दिस इज एरिया नंबर 3। हमें एक चीज़ पता है, ये वाला एरिया नेगेटिव होगा क्योंकि ये हमारे एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास एरिया की वैल्यू हो जाएगी एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 विल बी इक्वल टू डेल्टा पी। अब देखो ये एरिया मुझे नेगेटिव में लेना है, तो या तो यहाँ पे मैं माइनस इसी जगह पे लगा देता हूँ भाई, दिस विल बी माइनस। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू 2 इंटू 6 माइनस सेकेंड वाला एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई ये है 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3। या फिर अगर मैं यहाँ पे प्लस ही रहने देता तो मैं क्या करता, 2 इंटू -3 करता, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू -3 है। आंसर हमारे पास सेम ही आने वाला है। फिर से आ जाएगा हमारे पास, प्लस करोगे यहाँ पर, ये वाला एरिया कितना है, ये है 4 से लेकर 8 तक, यानी कि 4 यूनिट्स, और ये यहाँ पर 3 रहा होगा, तो ये हो जाता है 4 इंटू 3। दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाता है, ये 6 माइनस 6 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 12। ये आ जाता है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, इसका यूनिट कितनी हो जाएगी, तो देखो चेंज इन मोमेंटम भी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसकी जो यूनिट हो जाएगी मास टाइम्स वेलोसिटी, कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। या फिर डेल्टा बी की जो यूनिट होती है उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे एफ टी है ना, तो फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स होता है न्यूटन और न्यूटन इनटू सेकंड, दोनों ही यूनिट हमारे काम आ सकते हैं। यहाँ पे न्यूटन सेकंड में वैल्यू दी हुई है। अब कुछ लोगों को डाउट यहाँ पे आता है, क्या डाउट आता है कि सर फोर्स के साथ जो एरिया बनता है उससे तो हम वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। आपकी बात सही है, लेकिन वो अलग अलग तरह की चीज़ें होती थी। तो थोड़ा सा इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जब हम इंटीग्रेट करते हैं एफ डॉट डी टी, तो ये आता है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, जो होता है हमारे पास इम्पल्स के बराबर।
दूसरा आपने जो पढ़ा हुआ है जिससे शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो वो था F.dx। जब फोर्स को आप कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके साथ में इंटीग्रेट करते हो तब आता है हमारे पास वो वर्क, है ना। क्या होता है? वर्क। दोनों में कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों में आपको इसी तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। दोनों में वाई एक्सिस पे फोर्स ही होगा, लेकिन एक्स एक्सिस में या तो टाइम होगा या फिर डिस्टेंस होगा। ये सब हम डिस्टेंस वाले पढ़ने वाले हैं, वर्क, एनर्जी, पावर वाले जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। अभी हम इम्पल्स को कवर कर लिया है। A body of mass m hits normally a rigid wall with velocity v and bounces back with the same velocity। तो अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पास यहाँ पर एक दीवार है, हमारे पास एक बॉल है जो यहाँ पर आती है v वेलोसिटी से, उसका कोलिजन होता है वहाँ पे कुछ, और फिर वो वापस इस तरफ जा रही होती है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो हमसे पूछा है द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज। तो इस बॉडी ने कितना इम्पल्स एक्सपीरियंस किया होगा? तो क्लियरली बॉडी का पहले कुछ इस तरफ मोमेंटम था, बाद में हम देखते हैं उसका कुछ इस तरफ मोमेंटम है। मोमेंटम में कुछ चेंज हुआ है और हमने क्या देखा था, हमारे पास जो इम्पल्स होती है वो क्या होती है? कुछ नहीं, चेंज इन मोमेंटम होती है। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व भी करना, मेरे को डायरेक्शन भी बताओ इस बार। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं कैसे? तो हमारे पास देखो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को आप समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, वैसे तो आपको दिख गया होगा इसका आंसर, लेकिन अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन बोल दूं तो इनिशियली मेरे पास इस तरफ थी, फाइनली इस तरफ था। हमारे पास चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम विल बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल की वैल्यू कितनी है? फाइनली हमारे पास मोमेंटम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का एम वी, माइनस इनिशियली हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में था मोमेंटम, तो वो जाता है एम वी, और इसकी वैल्यू आ जाती है -2 एम वी। ये आ गई हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स को किस तरीके से लिखा जाएगा? जे से। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। हमारे पास आंसर तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पर इसको थोड़ा फील भी कर लो। हमारे पास एक बॉल जा रही थी, उसमें इम्पल्स इस तरफ लगाई गई है, इतनी इम्पल्स, ठीक। और इसको हम थोड़ी देरों बाद पढ़ेंगे भी। हमारे पास एक्शन रिएक्शन होता है ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर दीवार ने उस पर इस तरफ इम्पल्स लगाई है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर बॉल ने दीवार पे कितनी लगाई है, तो इक्वल लगाई होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी होती है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा क्रैशअप लर्निंग ऐप पे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पूरा का पूरा कोर्स वहाँ मिल जाएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे PYQs पिछले 30 साल के सब इंक्लूडेड हैं। कलरफुल ग्राफिक्स हैं, PDF मिल जाएंगी, मोबाइल फ्रेंडली, लास्ट मिनट रिविजन कर पाओगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर चेकआउट करना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी बुक्स छपवा दूँ, तो आप कलरफुल नोट्स की प्रिंट आउट भी ले सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।